तो क्लाइंट्स इंटरेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट से आपको कैसे इंटरेक्ट करना है ये पता होना, बिकॉज सी देखो क्लाइंट जब भी आप इंटरेक्ट करते, सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ एक पर्टिकुलर से कंसल्टेंट कैन चार्ज 1 लाख रुपीज टू द क्लाइंट, ओके, and for the same work other consultant cannot even able to get 10,000 rupees of the same work। ऐसे क्या लगता है आपको ये ऐसे होता है? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, चलो थोड़ा उल्टा मैं बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट 10,000 रुपया वो फी चार्ज करता है। दूसरा कंसल्टेंट ओके सेम काम के लिए ही में चार्ज, इवन मैं थोड़ा सा एग्जॉर्बिटेंट नहीं कर रहा हूँ, 50,000 रुपीज ऑफ फीस, एंड अदर कंसल्टेंट में ऑल्सो गेट द क्लाइंट। डू यू एग्री विद दिस? टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो, वॉट एवर यू फील। ओके, क्या ऐसे हो सकता है? कैसे भी नहीं होता है इंडस्ट्री में? क्या आपको पता है या क्या आपको लगता है कैसे होता होगा? एक ही काम के लिए अलग अलग फीस और अलग अलग वो दो, और उतनी फी लोग देते भी, क्या होता है इसे? यस होता है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो यहाँ पे एमआरपी नहीं होती। आपने कभी देखी एमआरपी? जैसे प्रोडक्ट पे एमआरपी होते हैं, आपने चॉकलेट परचेज की तो वहां पे एमआरपी होगा। अगर 10 रुपए की चॉकलेट है तो वो 10 में कोई भी बेचेगा, ऐसे नहीं होगा 10 रुपए की चॉकलेट को 100 रुपए में बेचेगा। बट कंसल्टेंसी में ऐसे नहीं होता है। 10,000 रुपए का काम 50,000 भी उसकी फी हो सकती है। और ये कैसे, फिर क्या ऐसा क्या होता है, दोनों काम में क्या फर्क पड़ता है? और वही होता है क्लाइंट से आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, द वे यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट। ओके, और हमेशा आप याद रखो लाइफ में सबसे पहले खुद की वैल्यू खुद को ही पता होना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू पता नहीं है तो अदर्स आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बिकॉज वन ऑफ माय रिलेटिव, he was an engineer but he behaved in such a way that he's a very good guy। मैं बचपन का मेरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बचपन से देखा, इज अ वेरी गुड पर्सन के, नेचर वाइज बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजेबल, बट उन्होंने खुद की वैल्यू नहीं की, लोगों ने भी उनकी वैल्यू नहीं की। और तब से मेरे दिमाग में ये, कभी भी अगर ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा, आपको कंटिन्यूअसली आपकी वैल्यू भी बढ़ाना है। वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ value and price? Can you tell me what is the difference between the price and value? Difference between price and value, क्या दोनों सेम है या कोनो डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो क्या है? वॉट एवर यू थिंक, या फिर सर कोई डिफरेंस नहीं है, वॉट एवर यू फील। ओके, यस, सो सो प्राइस what you pay and value what you get। okay, once again I'm repeating, the price what you pay and value what you get। तो हमेशा एक ध्यान में रखो कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म। ओके, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो हमेशा जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको आपकी पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये पता है तो आप भी उसी तरीके से क्लाइंट से फी चार्ज करोगे, एंड क्लाइंट कैन ऑल्सो पे यू दैट अमाउंट ऑफ फीस। और ये इसीलिए जो क्लाइंट्स इंटरेक्शन है ना, आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन कैसे करना है ये पता होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट थिंग हियर। तो क्लाइंट्स इंटरेक्शन फॉर्मूला, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ही ये हमेशा ध्यान में रखो कि किसी भी क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट आपको मिलता कब है, तो मिलेगा पहले तो आपका एक माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, बिकॉज हर क्लाइंट चाहता है कि उसका कंसल्टेंट जो हो अच्छा हो। अच्छा का मतलब क्या है? कि दिखने में अच्छा हो? आंसर है नहीं, दिखने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कंसल्टेंट अच्छा हो का मतलब है इसका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। यानी ये जो कंसल्टेंट है, द कंसल्टेंट शुड नॉट चीट, यानी उसके ऑपोजिट अगर हम कहेंगे तो द कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, यानी ये प्रॉपर उसकी सर्विसेज होनी चाहिए। ओके, और ये कुछ भी गलत नहीं उसने कहना चाहिए, कुछ डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर जो सही है वही उसने बताना चाहिए। तो ये होता है माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंसल्टेंट का माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, चीटिंग वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो
क्लाइंट द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्लाइंट वो सोचता है कि मेरा एक कंसल्टेंट कैसे, जब आपको मिलेगा तो वो बहुत जजमेंटल होता है कि आदमी कैसे, जब आप बातें करते हो उससे, द वे आपका अटायर है, तो उससे उसको रेफरेंस पॉइंट्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो योर माइंड सेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, देन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आप जो देते हो तो हमेशा एक ध्यान में रखो कि व्हाट एवर फी यू चार्ज। अब कभी कभी ऐसे होता है कि सी वो जरूरी नहीं कि पहले दिन मैंने जब काम मैंने आपने जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर पहले दिन यू कैन चार्ज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर फीस, कम फी चार्ज करोगे। बट कम फी चार्ज की इसका मतलब सब स्टैंडर्ड सर्विसेज देना है ऐसा नहीं है। ओके, आपको हमेशा कि आपको सर्विसेज अच्छी ही देना है। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज जो भी क्लाइंट आपसे जुड़ता है ही शुड बी योर सेल्स एजेंट। बिकॉज ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में आप कितना भी लोगों के बोलोगे तो मैं अच्छा कंसल्टेंट हूँ, ऐसे काम नहीं मिलता है ना। उसमें पब्लिसिटी होती है, बट क्लाइंट खुद जब 10 लोगों को बताता है कि ये मेरा कंसल्टेंट और अच्छा काम करता है, यू डेफिनेटली गेट द बिजनेस। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड योर फी स्ट्रक्चर ऑल्सो अट्रैक्ट द क्लाइंट। अभी अगेन डिपेंड होता है, थोड़ा सब्जेक्टिव है ये फी स्ट्रक्चर। ओके, कि कितने आपकी फीस होती है। अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जितनी फी चार्ज करते हो तो ऑब्वियसली क्लाइंट एक्विजिशन आपका फास्ट होता है। ओके, तो ये इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन यू टू ऑलवेज थिंक अबाउट ना क्लाइंट्स बेनिफिट। अब देखो ना माइंड सेट, बहुत सारी बातें तो माइंड सेट से लिंक होने वाली है। आप यू टू ऑलवेज थिंक अबाउट द क्लाइंट्स बेनिफिट। यानी जो पैसा है ना, पैसा मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, आपको लग रहा होगा सर बड़े बड़े कंसेप्ट बता रहे हैं हमें। ओके, पैसे के लिए तो सब लोग काम करते हैं कि ये दैट इज ट्रू। बट ये समझो कि जब आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो पैसा अपने आप आपकी तरफ फ्लो होने लगता है। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ओके, ऐसे नहीं है क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। बिकॉज वेन आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस इन 2012, ज्यादा काम था ही नहीं, बट तब भी यही था कि बिकॉज आई लेफ्ट माई जॉब। जॉब इसलिए छोड़ा था बिकॉज सेटिस्फैक्शन नहीं था जॉब में। एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस तब मेरा एक ही था कि मैं काम ऐसा करूंगा जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन। अगर मुझे ही सेटिस्फैक्शन नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, आज का ये सेशन, क्या मैं 2 घंटा सेशन नहीं ले सकता हूँ क्या? आई कैन। अब देखो जिस तरीके मैं बात करो शायद आपको लगता भी नहीं होगा कि सर शायद थक गए होंगे या फिर ही डू नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं ले सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू हैव टू, आई वांट टू द सेशन अप टू दैट क्वालिटी जो मेरा खुद का जो मैंने एक जो एक बेंचमार्क है कि अगर मैं वो क्वालिटी नहीं डिलीवर कर सकता हूँ तो आई स्टॉप माई सेल्फ। तो ओके, और हर सर्विसेज में भी ऐसे ही होता है। ओके, तो आपको हमेशा आपको जो बेंचमार्क है, ओके, यू हैव टू ऑलवेज प्रोवाइड गुड सर्विसेज। और ये जब आप प्रोवाइड करते हो तो उसके बाद पैसा फ्लो होता है। थोड़ा स्मार्टनेस भी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा सर्विस दोगे पैसा अपने आप ही आएगा, नहीं। स्मार्टनेस भी चाहिए, आप उसको आपको कोट करना आना चाहिए। ओके, अब बहुत बार ऐसे भी होता है कि जैसे मैं आपको इनिशियल स्टेज के मेरे कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। तो कभी कभी जैसे कि मान लो अभी रिसेंटली बात है, क्लाइंट है। ओके, तो एक्चुअली वन ऑफ माय क्लाइंट हैज कनेक्टेड मी एंड उसका काम था दिट वाज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स मैटर। एंड ही गॉट द नोटिस। वो उसका फैमिली मेंबर था एंड ही इज एक्चुअली अ बिजनेसमैन बट प्रोप्राइटरशिप। ही इज अ बेसिकली दैट जो हम ट्रैवल एजेंट है। ओके, एंड मेरे क्लाइंट ने कहा कि इज अ क्वाइट गुड एस्पायरेंट ट्रैवल एजेंट है, तो उसकी नोटिस थी एंड आई शुड सपोज टू रिप्लाई दैट। देन ही विजिटेड माय ऑफिस एंड फिर बात हुई एंड ही आस्क्ड मी टू कोट द फी। आई कोटेड फी 1,25,000 रुपीज। दिस इज जस्ट मैंने लास्ट वीक की बात है ये। And he told that it's exorbitant because I cannot pay such a use because I am a proprietor। और मैंने बिजनेस स्टार्ट हुआ 2-3 साल पहले। दैट्स ट्रू। एंड हिज एज इज 26 ईयर्स। अभी जैसे मेरे सामने मैं तो बोल सकता हूँ कि नो दिस इज व्हाट माय फी, नाउ यू कैन, दिस इज व्हाट माय फी एंड यू हैव टू पे दैट। ओके, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर असाइनमेंट। बट देन सी आई टोल्ड हिम ओके, you pay 50,000 rupees, then this is what the service। okay, I always provide a good service the way बोलना तो होता ही है, but then डिसाइड हुआ कि इफ ही फील गुड ही में पे सम एडिशनल फीस ऑल्सो। अच्छा, ऐसा कब करना पड़ता है आप समझो ये। इफ यू वांट टू हैव मोर वर्क फ्रॉम द क्लाइंट देन यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क। आप समझ रहे हो?
लेट टेक द एग्जांपल, मेरे लिए बहुत इजी है कि अभी देखो आपको लगा सर इतनी फी तो आप चार्ज करोगे तो आपके पास क्लाइंट आएगा। अरे वो 1,25,000 समझो या 12,500 समझो, कंसेप्ट सेम है। ओके, मान लो आपने किसी को 5,000 फी, आपने 12,500 बोला, वो 5,000 देने के लिए रेडी है, तो आप कैसे बिहेव? सो सेम कंसेप्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। दिस इज जस्ट आई एम टॉकिंग टू यू, जस्ट कंसेप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं बोल सकता था कि दिस इज व्हाट माय फीस, आई डोंट नेगोशिएट, तो वो चला जाएगा। सब सब समझो 10 साल अगर वो मेरे साथ रहेगा तो हाउ मच रेवेन्यू दैट क्लाइंट विल गिव मी, मीनिंग माय फर्म, ह्यूज रेवेन्यू ना। तो वो छोटी छोटी बातों को अब कैसे आपको ट्विस्ट कर, आपको फी थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दोगे कि मैं फ्री सर्विस दे रहा हूं और फिर आप बाद में आपको जितना लगेगा उतना दो, नहीं। मिनिमम आई हैव केप्ट, लेट्स कीप इट 50,000, देन आफ्टर द सर्विस, देन इफ यू फील ओके। अब देखो 50 से ज्यादा वो देने वाला नहीं था, अभी 50 पे लॉक हो जाता या नहीं लेना था काम, तो उसमें 50 में नहीं लेना ये ऑप्शन कट हो गया, 50 इट इज बीन डिसाइडेड। एंड फिर वो भी डिसाइड हुआ कि इफ यू लाइक द सर्विसेज, ओके, देन वॉट एवर यू फील, ओके ना, देन यू पे। अब देखो क्या हुआ, ये एक टेक्निक होती है हमेशा, उससे आप क्लाइंट को आपका कॉन्फिडेंस भी पता चलता है कि यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ दैट स्टैंडर्ड। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपका आपके हाथ से क्लाइंट छूटता नहीं। okay, so the services has been completed, okay, then client को कहा कि now this is the case and this is the way we provide the services। आप ही सोचो whether 50,000 fee justified for this, okay, client was not yet paid that balance amount of fees yet, okay, but he promised that in next 2 days he is going to pay, कितना वो भी उसने अभी तक बताया नहीं। तो now the important point is that कि हमेशा आप सर्विस अच्छी ही प्रोवाइड करना। अरे फी कम है, अभी मैं सर्विस अच्छी नहीं दूंगा, इफ यू डू लाइक दैट नो सब्जेक्टिविटी, तो वो फिर मार्केट में अच्छा नाम नहीं होता है। और दूसरा ये ऑपोजिट भी होता है, उतनी फी चार्ज करो कि जिससे आपकी सर्विस डाइल्यूट ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 10,000 का काम आपने 1,000 रुपए में किया तो आपका मन ही नहीं लगेगा उस काम करने में। तो दिस इज अगेन, तो वो तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपको उतनी फी चार्ज करनी है जिससे आपकी क्वालिटी हैम्पर्ड न हो सके। ओके, दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब दूसरा मैं आपको एक पैरेलल और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस इज अगेन वन ऑफ माय क्लाइंट्स एग्जांपल आई एम गिविंग यू। Okay, this generally case study I covered for the gold members also. Same case study I'm repeating here. Okay. Same case study means this is the way I generally discuss with the gold members. But yes, I want to discuss on the mindset networking theme और हमारे पास तो वही पार्ट हमें कवर करना है, तो मैं थोड़ा इसको एंडाज कर रहा हूँ। ओके, तो रिसेंटली वन ऑफ द क्लाइंट, देखो क्लाइंट से इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। So there is a client, the company is a quite a big company. They have around 110 crore rupees of turnover. Okay, they are in the manpower supply agency, big supplier. So they are providing, they have the I think more than 10,000 manpowers. Okay, they are providing to the corporates. तो कंपनी से उनका थोड़ा काम भी किया था, बिकॉज द ओनर नोज मी पर्सनली एंड दे लाइक अवर वर्क। अब उनका जीएसटी का काम था, जीएसटी में उनके रिटर्न फाइलिंग का काम था, एंड दे आस्क्ड द कोटेशन। अब देखो यहाँ पे अगेन, अब कोटेशन क्या था, रिटर्न फाइलिंग है था, कितनी फी चार्ज करनी चाहिए। अब हो सकता है बोलेगा सर 1,500 रुपए रिटर्न की फी होती तो 3,000 रुपीज रिटर्न, 5,000 चार्ज करो सर, 10,000 चार्ज करो। ओके, ठीक है। तो वी had internally discussed and we thought that we should charge 20,000 rupees of fees. ठीक है, ओके। अब देखो वो वी कोटेड 25,000, 5,000 का नेगोशिएशन में स्कोप होना चाहिए। फिर द क्लाइंट आस्क्स फॉर नेगोशिएशन, देन ओके 5,000 कैन बी द नेगोशिएटेड, कैन बी can negotiate, and then 20,000 will be the fee. Now see here, फीस कोड की, देन आफ्टर 2 days क्लाइंट का जो मैनेजर था उसका फोन आया, एंड क्लाइंट कहता कि सर दे ऑलरेडी हैव वन कंसल्टेंट एंड दे टोल्ड दैट कि अब कंसल्टेंट को उन्होंने निकाला या है या नहीं है, या सच बोले झूठ बोले, बट दे दैट फाइनेंस मैनेजर इज टेलिंग मी कि सर दे आर एक्सपेक्टिंग 10,000 रुपीज ऑफ फीस। अब देखो यहाँ पर सी, we quoted 25,000 and 10,000 rupees of fees. They told that कि सर इतना ही हमारे, हम तो सोचे कि इतना फी होना चाहिए। Now the question is that मेरे लिए बहुत इजी है, इधर छोड़ दो या ले लो काम। It's very easy. Now this is the important part.
ओके, यू शुड सपोज टू अंडरस्टैंड। अब मैं उसको जस्टिफाई करने में, सी हाउ वन शुड सपोज टू टॉक, बहुत सारे वेज होते हैं, बट आई एम टेलिंग यू माय वेज टू यू। ओके, अब यहाँ पे मैंने उनको कहा कि देखो आपका टर्नओवर है 110 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 11 करोड़ होगा ना, तो मैं खुद बोलता कि आपकी फिर 10,000 होनी चाहिए। द रीजन बी बिकॉज आई कैन पुट सेमी क्वालिफाइड या कोई एमकॉम या 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला, ऐसा किसी किसी में स्टाफ को प्लेस करता। बट योर टर्नओवर इज ह्यूज, आपका जीएसटी भी करोड़ ऑफ रुपीज में है, एंड फॉर दैट वर्क you need to have the chartered accountant. I'm going to put a chartered accountant, not me. Means one of my colleague has been there. Colleague, and we have a huge team. Okay, he's going to work on your case, and see CA, qualified CA who has a good experience is going to work. आपके काम में प्रिसिशन होगा। And now imagine अगर आपके काम में आप अगर 10,000 बोलोगे तो मैं 10,000 में भी मैं मैन पावर प्लेस कर दूंगा आपके काम पे, बट वो मैन पावर सीए नहीं होगा। एंड I think you should not take such a big risk because 10-15 हजार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बिकॉज पर आपकी एक भी मिस्टेक होगी तो इंटरेस्ट ही आपको लैक्स ऑफ रुपीज में पे करना है। नाउ थिंक एंड टेल मी। अब देखो यहाँ पे क्या हो, अब देखो यहाँ पे मैंने उनको इनडायरेक्टली कहा कि यू हैव टू पे द सेम अमाउंट ऑफ फीस। मैंने उनको कहा कि वी कैन निगोशिएट टू सम एक्सटेंट, यानी फीस शुड बी 20,000 ओनली। 20,000 का ही प्लान था, वी कोटेड 25,000, वो थोड़ा रिड्यूस करके हम 20,000 पे आ सकते हैं, ये मैंने उनको बोला। इट कैन नॉट बी अप टू 10,000। अगर 10,000 में आपको ऐसी सर्विस मिलेगी कि जो प्रोफेशनल नहीं देगा और वो रिस्क फैक्टर है, नाउ टेल मी कोई कौन सी कंपनी रिस्क लेना चाहेगी? अगर उनका टर्नओवर अगर 110 करोड़, मोटा मोटा 18 करोड़ रुपए का अगर जीएसटी वो अगर मान लो सर्विसेज पे कर रहे हैं, उसमें आईटीसी मान लो 50%, 9 करोड़ ऑन आईटीसी, 27 करोड़ ऑफ जीएसटी से डील करने में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन वो चाहेगी कि कोई सब स्टैंडर्ड या फिर कोई कम एक्सपीरियंस वाला मैन पावर डील करे? Obviously company कभी नहीं चाहेगी। Now then he came to know, he said that okay sir, I understood your point, okay, and I'm completely agree with that, so let me talk to that owner of the company and I will get back to you next week on this, but just I'm appreciating that you told me all this। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया, वहां पे थोड़ी ज्यादा एलोबरेटिव फॉर्म में बात हुई थी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था, क्लाइंट से इंटरेक्ट कैसे करते हो, इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो काम के लिए उनको 10 या 5,000 में भी मैन पावर मिलेगा। ओके, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसलिए आपको ये हमेशा पता होना चाहिए। सो ना हाउ टू डिसाइड द प्रोफेशनल फी, कैसे डिसाइड करोगे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट बिफोर डिसाइडिंग द प्रोफेशनल फी। यस, आपको रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कभी कभी उसको भी पता नहीं चलता उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इतना बड़ा जीएसटी का वर्क है, उसके करने के लिए उसके पास प्रॉपर प्रोफेशनल ही कंसल्टेंट होना चाहिए, या प्रोफेशनल ही होना चाहिए जिसका काम डायरेक्ट हैंडल करे। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको क्लाइंट को आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। दूसरा, you have to decide professional fee in advance. That is a good technique. Generally you have to decide the fees in advance, because देखो जो जनरली अगर आप देखोगे तो फीस में बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं लेटर स्टेज। कोई अगर प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन का मतलब है कि आपने कुछ अज्यूम किया, क्लाइंट कुछ अलग अज्यूम कर, और काम खत्म होने के बाद आपने सडनली उससे 1 लाख की डिमांड की, वो बोला अरे 1 लाख, ये तो 10,000 से ज्यादा का काम ही नहीं है ये, तो क्या होगा उस केस में? तो झगड़ा होता है, फिर वो सही नहीं है। तो एज फार एज पॉसिबल यू टू डिसाइड द प्रोफेशनल फी इन एडवांस। अब यहाँ पे बहुत सारे अगर बातें होती है कि सर फीस कैसे एडवांस में हम डिसाइड करेंगे। जैसे क्लाइंट से आपकी बात हुई, अब कभी मान लो अगर क्लाइंट ने आपको, तो सबसे पहले तो आपको क्लाइंट को पूछना है, जब भी आप क्लाइंट से बात करोगे तो सर हाउ कैन आई हेल्प यू, मैंने उसका काम क्या है, ओके, पहले वो समझो। ओके, जब आप वो सुनोगे, उसके पेन पॉइंट समझो, उसको क्या, यानी वो वो क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझो। देन यू हैव टू डाइजेस्ट, अच्छा ये रिक्वायरमेंट है। अब देखो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लगता है, मान लो आप इनिशियल स्टेज में हो, ओके, तो इमीडिएटली शायद होता है कि काम ज्यादा बार आपने हैंडल नहीं किया, तो विजुअलाइजेशन नहीं होता है। आपको कितना टाइम लगेगा ये आपको एसेस करना आना चाहिए इस काम के लिए।
और अब जैसे जनरली मैं करता हूँ कि पैरेलली असेसिंग, क्लाइंट बात करता है तब तक मेरा डिस्कशन इंटरनल प्रोसेस होता है, अच्छा इतना टाइम लगेगा फिर ये होगा, बिकॉज एट द एंड फीस पे बात आने वाली, तो फिर क्या होगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, so many things are there, आपको बहुत सारी बातें ना, दिस इज वेरी डिप्लोमेटिकली यू हैव टू थिंक, देयर इज नो एमआरपी इन दिस इंडस्ट्री। तो इसका मतलब क्या है, क्या आप क्या सबसे एक ही फी चार्ज करोगे, सबको से फिक्स फी चार्ज करोगे या सबसे वेरिएबल फी चार्ज करोगे, तो ये पॉइंट में तो अब बात करने वाला हूं मैं, पर पहले इससे पहले मैं कोरिलेटेड पॉइंट एडवांस फी वाली बात कर लेता हूँ आपसे। तो बेसिकली जब भी क्लाइंट आपको मिलता है, क्लाइंट ने एट द एंड आपको पूछा कि सर ये मेरा काम है, आप कितनी फी चार्ज करोगे, देन यू कैन टॉक अबाउट द फीस। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो देन ओनली टॉक अबाउट द फी, या नहीं। ऐसे क्लाइंट ने कहा, जैसे मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस का रिटर्न है, इसमें ये मैं चाहता हूँ इस तरीके से, मैं फिर इतना मेरा टर्न हो, ये सब कुछ आपने बात की, फिर उसने पूछा मेरी फी कितनी होगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो देन ओनली टॉक अबाउट द फीस, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि सर आई विल टॉक इंटरनली विथ माय टीम एंड देन आई विल गेट बैक टू यू बाय टुमारो, मॉर्निंग में मीटिंग विद गेट बैक टू यू टुडे इटसेल्फ। कि कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो अगर कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है, तो यू कैन इवन टॉक टू दैट, दिस इज व्हाट आवर फीस इज, ये फर्स्ट थिंग। पर मान लो क्लाइंट ने आपको सब कुछ आपको रिक्वायरमेंट बताए, पर क्लाइंट पूछ ही नहीं रहा आपको कितनी फी चार्ज करना है, तो क्या करोगे आप, तो ऐसे फिर निकलने का टाइम आ गया क्लाइंट का, आपको पता है कि अभी क्लाइंट निकलेगा, अभी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको तो याद नहीं रहता है फी पूछने का, या फिर वो सोचते हैं कि मैंने काम बताया, अभी कंसल्टिंग करके बाद में फी बताए, भाई इट्स नॉट अ गुड वे। देन आप बोल सकते हो, सी नाउ हाउ टू हैंडल दिस, व्हाट आई डू जनरली। मान लो क्लाइंट ने आपसे बात की, उसने बोला सर मेरा रिटर्न है, मेरा ये है, आपने पूछा कितना टर्नओवर ऐसा है, पिछले रिटर्न जो भी पूछे सब कुछ पूछा, ठीक है, फिर जनरल बातें हुई, ओके आपने बोला ऐसा था, फिर आपको एंड में आपको बोलना है कि सर आपसे जो मेरी बात हुई तो मैंने कुछ समराइज किए हैं पॉइंट्स, तो दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, कि आपको रिटर्न फाइल होना चाहिए, अब आपको ये काम है, ये काम है, ये इज इट करेक्ट, तो मैं बोला यस यस यही है मेरा काम, तो चलो आपने क्लेरिफाई करे, फिर आप बोलोगे एट द एंड, अच्छा इस काम करने के लिए हमारी जनरली फी इतनी होती है, लाइक दैट, यार आपको ही फीस के बारे में बोलना है, ऐसे नहीं है कि क्लाइंट पूछेगा नहीं तो आपको बताना नहीं है, ओके। तो इस देखो समराइज किया, फिर इस काम के लिए हमारी फी इतनी होती है, या फिर इस काम के लिए मैं जनरली बाहर, आपको उसको फील गुड देना है, आप ऐसा बोल सकते हो कि इस काम के लिए मेरा आउटसाइडर्स के लिए मेरी फी लेट से 5000 होती है, बट सिंस यू यू हैव बीन रिफर्ड बाय माय माय फ्रेंड, तो आपके लिए मेरी 4000 ही फी होगी, भले आपकी 4000 ही है, फिर भी आप उसको फील गुड करवाने के लिए ऐसे भी बोल सकते, बट आपको फीस के बारे में बोलना है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आपको फी पता नहीं कि कितनी कोट करना है, फिर आप बोल सकते हो कि सर ये ऐसा काम है, इज इट क्लियर, बोला यस, तो सर इस काम के लिए कितनी फी है ना, हम लोग इंटरनली हम टीम से मैं बात करता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू ऑन दिस टुमारो, दिस इज द वे यू शुड सपोज। और फी की बात जनरली पहले करो, कुछ केसेस होती है जिसमें फी की बात पहले नहीं करना भी ठीक होता है। अच्छा कैसे, आपको रिस्क लेनी पड़ती है, अच्छा रिस्क तब लो जब आपको गेम बड़ा हो, गेम बड़ा हो का मतलब आपको बहुत सारा काम मिल सकता है, देन यू कैन टेक द स्मॉल रिस्क। कैसे, अब मान लो कोई क्लाइंट है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, हर क्लाइंट से आपसे बात हो रही है, आपको पता है कि ये क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, इसका नाम बड़ा है, या फिर ये क्लाइंट आप बहुत बहुत दिन से वेट कर रहे थे, इस क्लाइंट के साथ आपका काम आपको होना मिलना चाहिए, बट एक, या फिर आपको लग रहा है कि ये काम एक बार स्टार्ट होगा तो बहुत सारा काम क्लाइंट से मिलेगा। अब मान लो क्लाइंट ने आपको फीस पूछी, ठीक है, और आपने अगर पर्टिकुलर फी बताई, और अगर उसको अच्छा नहीं लगा, तो एक पॉसिबिलिटी वो बोलेगा कि नहीं सर ठीक है मैं, हाँ, ठीक है मैं बताता हूँ, और वो बताएगा ही नहीं आपको, यानी क्लाइंट जाने की एक रिस्क हो सकती है। दूसरा, मान लो क्लाइंट को अपने फी बोल रहे हो, देख लीजिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कितनी फी क्लाइंट पे करेगा, देख कभी कभी कुछ क्लाइंट होते हैं हाई पेइंग कैपेसिटी होती है उनकी, ओके, आपको लगता है कि यार इतना कम में मांगू या ना मांगू, कंफ्यूजन है, उस केस में भी आप, पर आपको लगता है कि बाद में बहुत सारा काम इससे जनरेट होगा, दिस इज अगेन द केस। तीसरा, आपको लगता है कि आपका आपकी फी, जैसे आपने पर्टिकुलर फीस फी क्लाइंट को आप बोल रहे हो, बट आपको लग रहा है कि ये क्लाइंट इसका पे करने के लिए, इसकी है कैपेसिटी पे करने की, बट ये पे करने के लिए रेडी नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ओके डोंट वरी।
तब भी आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि फी मत डिसाइड करो, क्लाइंट को बोलो कि एट द एंड आप मुझे फी पे कर सकते हो। रिस्क है, एक बार वापस बोलना, रिस्क है, बट अगर रिस्क है बड़ी तो रिटर्न भी बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन अप्लाई दैट स्ट्रैटेजी। अच्छा, मुझे पता है आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, सर कैसे, क्या बोल रहे हो आप, कैसे करना है ये, चलो मैं बताता हूँ। So this is the story of 2017 की बात है, when GST was introduced and one of the biggest class in India, okay, तो उन तक मेरा नाम गया कि अरे जीएसटी में एक बहुत अच्छी फैकल्टी है, इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आल्सो, and the trainer has that capacity to complete that GST portion in 10 days for the CA final. बिकॉज वो क्लासेस में उनके लिए बहुत सारे फैकल्टीज थे, बट दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट जीएसटी इन 10 डेज स्पैन, बिकॉज रूटीन में सिखाना और क्रैश कोर्स में 10 दिन में सिखाना बहुत डिफरेंस होता है, और हर रोज 10 घंटे की टीचिंग थी। अब क्लाइंट के जो क्लास के कोऑर्डिनेटर ने मुझसे कांटेक्ट किया, बहुत बड़ा क्लास है इंडिया में के, तो उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट एक्चुअली द केस इज एंड कैन यू हैव दैट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें तो मुझे तो आता ही है। आई टुक दैट एज अ चैलेंज इसलिए बिकॉज 10 दिन में अगर जीएसटी पूरा का पूरा अगर किसी को सीए फाइनल को के स्टूडेंट को अगर सिखाना है, सीए फाइनल इज द टफेस्ट एग्जाम अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो, ओके, तो उनको सिखाना उस लेवल में, ओके, उसके लिए खुद को कितना पढ़ना पड़ेगा, तो खुद की तो पढ़ाई हो ही जाएगी ऑब्वियसली, ओके, और फी मिलेगी, वो फी यानी जो भी टीचिंग है वो जैसे बाय प्रोडक्ट फॉर्म, बट किसी को सिखाना है तो खुद को तो पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आई टुक एज अ चैलेंज एंड देन दैट कोऑर्डिनेटर आस्क्ड मी माय हाउ मच आई एम गोइंग टू चार्ज, एंड माय चार्जेस आर एक्सॉर्बिटेंट। जितना मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि सर इसका हम 1/3 देते हैं हमारी फैकल्टी को। अब देखो कितना, मैं जितना व्हाट अमाउंट आई कोटेड, इतने वी आर पेइंग ओनली 1/3 टू आवर फैकल्टीज, इतना हमारे यहाँ पे पे ही नहीं होता है कि। अब देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है फिर नहीं, कोई मतलब नहीं है, ओके ठीक है, देन यू गो एट योर ओन वे। तो वेरी इजी फॉर मी, उनको मुझे पता था कि ये इनके मल्टीपल ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया में, ओके, एंड व्हेन आई विल इफ आई कुड प्रूव देम, ओके, सो आई विल गेट अ ह्यूज बिजनेस। मैंने उनको बोला कि देखो सी दिस इज व्हाट माय स्टैंडर्ड इज, बट फॉर द फर्स्ट बैच whatever you're going to pay, I'm accepting that, and then you see my quality, and then we'll talk about the next batch. अगर आपको फिर भी लग रहा है कि what you are paying to your faculties and this is the same for me also, okay, then we'll think about the second batch, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ क्या justifiable है या नहीं है, okay, because the way I'm going to deliver you the result is much better. अब ये बोलना ठीक है और एक्चुअल डिलीवरी तो अलग होती है, हर कोई तो खुद के बारे में अच्छा ही बोलता है। तो फिर फर्स्ट देखो अगेन आई टुक द रिस्क, मेरी फी बहुत ज्यादा है, आई एक्चुअली वर्क एट 1/3 अमाउंट। अब एक बैच दे गॉट द वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ओके, अब क्लास में इतने इतने बच्चे थे कि उसमें यानी बिकॉज ऑफ फर्स्ट बैच थी जीएसटी की, तो नीचे यानी इसमें 200-250 बच्चे थे, लाइक दैट, okay, then second, then मैंने उनको बोला कि this is what the quality, now you take the feedback and you take the feedback of your faculties also. Now this is what my fee, don't you think this is justifiable, and they accepted my fee from the next batch, okay. अब देखो यहाँ पे एक important point, रिस्क थी, रिस्क यानी क्या है, हो सकता तो दूसरे बैच से बोल देते कि सर हमारी फी तो इतनी हम 130 देते हैं तो नहीं हम कैरी कर सकते, यस आई टुक दैट रिस्क, ठीक है, ओके, बट मैं शुरू में बोलता कि नहीं मैं इतने में काम नहीं करूंगा, अगर आप मैं जितना बोल रहा हूँ उतनी फी दोगे तो मेरे हाथ से पहले दिन काम निकल जाता। तो जब आपको लगता है कि काम बहुत बड़ा, गेम बहुत बड़ा होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज बिजनेस, देन यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेटजी आल्सो, ओके। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कौन सा मॉडल अच्छा होता है, फिक्स फी मॉडल अच्छा होता है या वेरिएबल फी मॉडल अच्छा होता है। फिक्स फी का मतलब है कि आप पर्टिकुलर काम के लिए आपने फी डिसाइड की कि सर ये काम मैं इतनी फी चार्ज करूंगा, ओके। कोई भी क्लाइंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइंट, द फी इज फिक्स लाइक एमआरपी। यानी चॉकलेट छोटा बच्चा परचेज करेगा फिर 10 रुपए में मिलेगी, बड़ा आदमी परचेज करेगा तो 10 रुपए में मिलेगी, कोई बहुत अमीर आदमी भी वही चॉकलेट परचेज करेगा 10 रुपए में, फिक्स फी।
तो क्या फिक्स पे मॉडल बेटर है वेरिएबल पे? वेरिएबल पे का मतलब आप अगर लेट से रिटर्न, अगर कोई सैलरी रिटर्न है लेट से किसी का जिसका इनकम 10 लाख है, उससे आप 500 रुपये चार्ज कर रहे हो, वही सैलरी रिटर्न अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 25 लाख है, उससे आप 1500 रुपये चार्ज कर रहे हो। काम सेम है बट अलग अलग फी, दिस कॉल्ड वेरिएबल फी। Okay. So now let me ask you a question. Which model you would like to prefer? क्या आप जो बिजनेस में कि सर फिक्स फी मॉडल मुझे अच्छा लगता है या वेरिएबल फी मॉडल मुझे अच्छा लगता है? टाइप इन द चैट बॉक्स फिक्स्ड और वेरिएबल, व्हाट डू यू थिंक? क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स, आई एम टॉकिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ओके, सर ये मॉडल मेरे लिए अच्छा है कि मैं फिक्स फी मॉडल प्रेफर करूंगा या फिर वेरिएबल मॉडल प्रेफर करूंगा। ओके ओके, एवरीबॉडी हैज टू मेंशन। ओके, सही गलत कुछ नहीं, एक बार मैं वापस कह रहा हूँ, लाइफ में हमेशा सही और गलत होता ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। यस, ओके, now let me tell you that which model you should suppose to prefer. So I will suggest you to go with the hybrid model. हाइब्रिड का मतलब होता है कि कुछ केसेस में फिक्स फी, कुछ केसेस में वेरिएबल फी होनी चाहिए। अच्छा सर कैसे? जो रिपीटेटिव काम होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे मैं आपको जैसे जीएसटी रिटर्न, इसमें ज्यादा स्कोप नहीं होता है। आप जनरल क्लाइंट से आप उसमें रख सकते हो 1500 रुपये फी, या जैसे फॉर्म 16 लेके कोई आ रहा है, ओके, तो बोल सकते हो आप उसके लिए कि 1000 रुपये मेरी फी है, तो उसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती, जो कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के काम होते हैं। ओके, उसमें भी वेरिएबल फी हो सकती है, बट आप और फिक्स मॉडल भी प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 100 एम्प्लॉयज आएंगे, हर एक के लिए आप कैसे सोचोगे इसके लिए मैं कितनी फी चार्ज करूँ, तो अननेसेसरी इसमें ज्यादा आपका टाइम जाता है। Okay, तो आप बोल सकते हो कि सर एक फॉर्म 16 आई विल चार्ज 500, दो फॉर्म 16 आई विल चार्ज 1000, लाइक दैट, या कुछ भी जो भी कुछ लग रही है आपको फी, तो यू कैन मेंशन दैट अमाउंट। पर जो भी other than statutory compliances, say returns and all that, you can prefer the variable model. वेरिएबल मॉडल का मतलब मान लो जीएसटी कंसल्टेशन के लिए कोई आ रहा है, तो आप अगर मान लो एक छोटा क्लाइंट है, उसके लिए आप 5000 चार्ज करोगे। सेम इश्यू अगर है किसी 100 करोड़ कंपनी का, यू कैन चार्ज 25,000। क्यों? काम सेम है, दोनों की पेइंग कैपेसिटी अलग है, दोनों की ग्रेविटी अलग है। दूसरा, रिटर्न्स में भी आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, कोई मान लो एम्प्लॉय है, छोटा मोटा 8-10 लाख सैलरी है उसकी, तो आप उससे 1000 रुपीज चार्ज करो। और कोई अगर मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट है, अब वो तो डायरेक्टली ऑफिस में आके आएगा नहीं, आपसे बात करेगा, आपको पता चलता है, तब आप उससे 1500 या 2000 फी चार्ज कर सकते हो। अच्छा सर ऐसे क्यों होता है, क्या फर्क पड़ता है? देखो हमेशा एक समझो, लॉ ऑफ एवरेजिंग समझो, ये यू हैव टू ऑलवेज डू दैट, लॉ ऑफ एवरेजिंग। अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे मान लो आपको ये समझना चाहिए, हर एक के लिए वैल्यू अलग अलग होती है पैसे की। कैसे? अब कोई गरीब आदमी है, पुअर आदमी, उसके लिए 100 रुपए की वैल्यू काफी ज्यादा है। पर वही कोई कोई अगर मान लो एक मिलेनियर है, ओके, करोड़पति आदमी है, उसके लिए 100 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं होती। आप अगर 100 रुपए फी रखते हो काम की, तो जो गरीब आदमी 100 रुपए देने में भी उसको बहुत तकलीफ होती है, और अमीर आदमी को 100 रुपया तो कुछ नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए 1000, यानी इसके लिए 100 रुपए की 100 रुपया वैल्यू, 1000 रुपए की वैल्यू इसके लिए 100 रुपए जैसे होती। आप समझो, यानी इसका मतलब क्या, इससे अगर आप 100 रुपया चार्ज करते हो, तो इसे 1000 चार्ज करोगे तो उसको उतना ही इंपैक्ट होने वाला। पहला ये समझो आप। दूसरा, एवरेजिंग करो आप। कैसे होता है ना, जो क्लाइंट ज्यादा ज्यादा अर्निंग नहीं है, तो वो सोचता है कि उससे कम फी चार्ज होने, यानी वो निगोशिएट करेगा। आप अगर बोलोगे नहीं मेरी फी इतनी है, तो फिर क्या होगा, आपसे वो क्लाइंट टूट जाएंगे, ज्यादा फी चार्ज करोगे। तो आप क्या कर सकते हो कि अरे ठीक है, इसमें इतना नहीं है, फाइनेंशियल से थोड़ा कम चार्ज करेंगे, ये हमें दूसरे क्लाइंट से मिल ही जाता है जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। एवरेजिंग होगा आपका। तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द हाइब्रिड मॉडल। ओके, कुछ केसेस में फिक्स, कुछ केसेस में वेरिएबल मॉडल यू कैन प्रिफर। Okay, and then you have to always ensure that you have to deliver over value. On an average आपको over value deliver करना आना ही चाहिए। over value का मतलब है, ये बॉटम लाइन है, ये पूरे पूरे, यानी अगर टैक्स प्रो एजुकेशन अकेडमी से कुछ अगर एक लाइन में अगर आपको सीख के जाना है, तो वो ये है कि डिलीवर ओवर वैल्यू। ओके,
डेली और ओल वैल्यू, यानी आप जितना फी चार्ज करते हो उसे कम से कम 4 से 5 गुना आपको रिटर्न देना आना चाहिए। अब हर असाइनमेंट में नहीं होता ये, बट एवरेजिंग होना चाहिए। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी कंसल्टेंसी में हमेशा ग्रोथ होती है। एंड दिस इज अगेन बेस्ड ऑन माय एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। ओके, यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द client's interaction formula. Is it clear to you? Office can be the good networking partner. क्या लगता है आपको? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। Do you agree that the officers can be good networking partners? So now let's talk about that. Let me tell you that officers, okay, can be very good networking partner. उनसे आपको बिजनेस भी मिलता है। ओके, बहुत बार तो ऑफिसर्स ही रिफर करते हैं क्लाइंट। और दूसरा ये होता है कि जब भी ऑफिसर से आपकी पहचान होती है, क्लाइंट्स में बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन जाता है, क्योंकि क्लाइंट सोचता है कि मुझे ऐसा कंसल्टेंट चाहिए जिसको ऑफिसर से साथ पहचान हो। अगर आपकी पहचान है तो बहुत कुछ काम आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो हाउ टू इंटरेक्ट विद द ऑफिसर। तो ये हमेशा ये ध्यान में रखो, हमेशा कोई भी ऑफिसर आपसे कांटेक्ट तब रखेगा जब उसको लगेगा कि आपसे भी उसको कुछ बेनिफिट होगा। बेनिफिट का मतलब जरूरी नहीं कि पैसा आप उसको दोगे हर बार, नहीं, देयर आर मल्टीपल वेज। दूसरा ये कि उस वो आप यानी इन शॉर्ट आपको उस पर अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए नॉलेज वाइज। आपको मान नॉलेज कुछ नहीं है तो अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते, यानी इट मे नॉट बी पॉसिबल, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी कम हो जाती। तो आपको हमेशा ये जो आप जब भी क्लाइंट्स, आप जब भी ऑफिसर से आप बात करने के लिए जाते हो, यू हैव टू प्रिपेयर योर केस वेल इन एडवांस। जैसे आज का मेरा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आई प्रिपेयर्ड केस सच थोरोली। अब ऑफिसर्स का ही कहना था कि यार एक केस मुझे सॉल्व तो करनी, बट कैसे करूँ ये मेरे, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर आप एक केस ऐसे सॉल्व कर सकते। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने ही ऑफिसर से डिस्कस किया कि सर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे सोचोगे तो आपको ऐसे 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 इस तरीके से आउटकम मिले। तो अगेन एक बार मैं आपको बता दूं, यू माइट बी थिंकिंग सर आप तो एक्सपीरियंस है, अब ऑफिसर के साथ फिर तो बता ही देंगे, अब इतना टाइम आपको हो गया। इट इज अगेन नॉट लाइक दैट, कि कभी मैंने भी तो जीरो से स्टार्ट किया था, तब भी यही थॉट प्रोसेस थी, आज भी यही तो मैं आपको ये थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग बता रहा हूँ। सो ऑलवेज प्रिपेयर केस वेल इन एडवांस, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। टिप पे फिगर से आपके क्लाइंट, अगर ऑफिसर ने बोला कितना लाइबिलिटी है सर, 2,15,600 लाइबिलिटी है, उस पर फिर अगेन उन्होंने पेनल्टी बोला है, अगर आप 30 डेज में पेयर करते हो तो 15%, तो सर अप्रोक्सीमेटली पेनल्टी आ सकती है। ऐसे जब बात करते हो तो उसको लगता है अरे इतना सब पता है इसको, अरे, तो दिस इज द वे यू शुड सपोज टू डू दैट। देन मीट द राइट ऑफिसर एट द राइट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कब मिलोगे आप ऑफिसर को, कौन सा अच्छा टाइम होता है ऑफिसर को मिलने का? तो अगर मान लो कोई नोटिस आया, आप खुद ऑफिसर के पास जाते हो, तो मॉर्निंग क्वाइट अच्छा टाइम होता है जिसमें भीड़ नहीं होती डिपार्टमेंट में, ये 11 से 12 बजे के बीच में, जैसे गुड टाइम। या सेकंड बेस्ट टाइम होता है इमीडिएटली आफ्टर द डिनर, यानी अराउंड 2 to 2:30 के टाइम बीच में, है ना? खाना खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं ऑफिस। अभी एक मेंटल होता है कि कोई गुस्सा नहीं करता इमीडिएटली, तो आपकी बात सुनेगा जरूर। तो दो प्रिफर्ड टाइम है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बुक में लिखा नहीं है कि सर इसी टाइम पे जाना है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, जिसमें पॉसिबिलिटी, दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस बढ़ जाती है आपका काम होने की। देन बी पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट, हैव अ फॉर्मल ड्रेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जैसे मैं कोई एग्जांपल, जब मूवीज देखो आप, एक्टर्स होते हैं, ओके, अब जब भी वो कोई जैसे किसी एम्प्लॉय कंपनी का मैनेजर ऐसा कुछ रोल करते तो उनका ड्रेसिंग कैसे होती? क्या वो ऐसे अलग अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे ऑफिस में, ऐसे दिखाएंगे उनको कि फॉर्मल ड्रेसिंग में दिखाते? वही अगर मान लो, अगर उनको, अगर लेट टेक द एग्जांपल, कहीं पे से बीच पे है या कहीं एंजॉयमेंट के लिए कोई, तो कैसे ड्रेसिंग होंगे होंगे? एग्जैक्टली दिस इज, यू हैव टू थिंक ऑफ दैट। ये ड्रेसिंग सेंस होता है कि जब भी आप आपके ऑफिस में जाते हो, जब भी आप क्लाइंट्स को मिलते हो, तो आपका ड्रेसिंग सेंस, अगर आप कंसल्टेंट हो तो ड्रेसिंग सेंस शुड बी लाइक दैट। ओके, आप बहुत सारे कंसल्टेंट को देखोगे, कोई जीन्स पहनेगा, कुछ ये करे कि आपको कोई रूल नहीं है, एक बार वापस में बोलता हूँ, जो कोई रूल नहीं है, पर आप हमेशा ध्यान में रखो, आप जिस फील्ड में हो वैसे आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि बहुत इम्पैक्ट होता है।
अगेन दिस इज अगेन माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, फॉलो करो ये। आपको जरूरी नहीं कि हर बार जैसे कि आपको ब्लेजर टाई पहन के जाना, बट ये कुछ ओकेजन है यू हैव टू डू दैट, ओके। एटलीस्ट फॉर्मल ड्रेसिंग तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे, मे बी सैटरडे को यू कैन हैव द कैजुअल ड्रेसिंग। दिस इज माय रिकमेंडेशन। अगेन आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है कैसे भी, दिस इज व्हाट इंडिविजुअल कॉल इज। पर अगर आपको सही में, अगर ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपके टच पॉइंट्स जो होते हैं क्लाइंट के आपके बारे में, थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाते हैं, ओके। तो यू हैव टू फॉलो दैट, बी पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट। जब भी आप ऑफिसर से बात करते हो तो यू हैव टू बी पोलाइट, अच्छे से बात करो। कभी कभी कुछ ऑफिसर का ईगो हाई होता है, बट कॉन्फिडेंट रहोगे सर दिस इज द केस, ये मेरा प्रॉब्लम था, या केस में ये था, और ऐसे ऐसे ये डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आया हूँ। टू ऑलवेज टेक द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सबमिशन। आप कभी कभी देखो आपको सबमिट करने के लिए गए, जैसे डिपार्टमेंट नोटिस आया, आपने उसके बारे में डॉक्यूमेंट बना सबमिशन के लिए गए, अब ऑफिसर ने बोला ओके ठीक है मैंने रख लिया, ओके ठीक है कोई बात नहीं, फिर क्या आप वापस आ जाओगे आंसर? नहीं, आपको एक ट्रू कॉपी होनी चाहिए, उस पर आपको उसका स्टैंप लेना है डिपार्टमेंट। अब कभी कभी कैसे होता है समझो, ऑफिसर बोलता है अरे सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करते हैं, मैं कोई जरूरत नहीं स्टैंप की, मैंने ले लिया डॉक्यूमेंट। ऐसे होगा आपके साथ भी। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, केस क्या है। आप ऑफिस में गए, ऑफिसर को दिखाया कि सर ये मैं सबमिट करने के लिए लाया हूँ ये डॉक्यूमेंट, आपने नोटिस दी थी उसका सबमिशन। ऑफिसर बोलेगा ओके ठीक है रख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर मुझे एक्नोलॉजमेंट चाहिए, अरे सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने ले लिए देख लिया डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्नोलॉजमेंट की कोई जरूरत नहीं। ऐसा जब भी ऑफिसर बोलेगा ना, उसको बोलो। आप क्या बोलोगे? सर नहीं मुझे चाहिए ये एक्नॉलेजमेंट, ऐसे नहीं चलेगा, तो क्या होगा? तो थोड़ा सा बिटरनेस होता है, तो आपको बोलना है उसको कि सर आई हैव टू शो दिस एक्नॉलेजमेंट टू माय क्लाइंट, और इसके बाद इमीडिएटली वो मुझे पूछेगा कि सबमिट किया क्या, तो सर मुझे दिखाना पड़ता है। तो दिस इज डिप्लोमेटिक आंसर। ये तो क्लाइंट के नाम से, या फिर आप बोल सकते हो जूनियर, तो बोलते मेरे बॉस ने मुझे बोला है एक्नॉलेजमेंट वगैरह मैं दिखाऊंगा नहीं, उसको लगेगा कि मैंने, उनको लगेगा कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, सब प्लीज दे दीजिए ना एक्नॉलेजमेंट। तो यू टू ऑलवेज इंश्योर एक्नॉलेजमेंट की बहुत वैल्यू होती है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स अगर ऑफिसर से घूम गए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो अब यही एक्नॉलेजमेंट होती है जो आप बाद में डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हो, ओके। और हमेशा याद रखो कि ऑल ऑफिसर्स आर नॉट एट ऑल करप्ट। आज की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जिस ऑफिसर से मैंने बात की के, तो ऑफिसर ने खुद ही कहा कि आई डू नॉट एक्सेप्ट इवन अ सिंगल रुपी। तो आपकी केस मेरिट से ही सॉल्व होगी। और आई नो दैट, एंड इट्स वेरी मच गुड थिंग कि हमेशा अगर कोई, आप सोचते हो कि पैसा देके हमेशा काम होगा, तो जरूरी नहीं होता है।